नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में। आज हम पढ़ेंगे पीएच और इसका दैनिक जीवन में महत्व। तो आइए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो, पीएच को समझने से पहले हमें समझना होगा अम्ल। अम्ल क्या है? अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जो भी खट्टे पदार्थ, जैसे नींबू खाते खट्टा लगता है, अर्थात इसके अंदर अम्ल है। अम्ल अनिल होते हैं। अनिल होने का तात्पर्य है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीला लिटमस पत्र लेके जाएंगे, लाल कर देंगे। क्षार है वो लाल को नीला कर देते हैं। अम्ल क्षार के साथ में अगर इनकी क्रिया करवाते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण, यानी एक दूसरे के गुणों को ये नष्ट कर देते हैं, लवण और जल बनाते हैं। एक अगर इनको जल के अंदर घोला जाता है, अर्थात इनका जलीय विलयन बनाया जाता है, तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये आर्यनिस ने बताया था, ये हाइड्रोजन आयन देंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मेरे पास में ये जल है और इस जल में मैं कोई सा भी अम्ल लूंगा, मानो मैंने HCl अम्ल लिया, तो ये H प्लस आयन और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब जब इसको जल में घोला जाएगा तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 100 अणु HCl के लिए, तो क्या 100 के 100 यहाँ पे टूट जाएंगे या 90 टूटे? कितने टूटेंगे? यानी जितने यहाँ पे हाइड्रोजन आयन होंगे उतने टूटेंगे, जितने टूटेंगे उतने हाइड्रोजन आयन होंगे। तो कितने हाइड्रोजन आयन होंगे इसका पता हमें चलता है इस पीएच से। अर्थात ऐसे हम कह सकते हैं कि जो चीज ज्यादा खट्टी है इसका मतलब उसकी पीएच, और यहाँ पे जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन है वो इसकी पीएच से रिलेटेड है। तो अब हमें समझ में आ जाएगा कि पीएच से हमें क्या पता चलता है। पीएच एक पैमाना होता है, जैसे हम दूरी को मीटर में मापते हैं, वैसे ही पीएच का माप, पीएच है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का माप है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है। तो अब देखो, वैसे पीएच जो शब्द है वो बना हुआ है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। सीधी सी बात है। यहां वैसे ये पोटेंशियल शब्द है वो एक जर्मन शब्द है, उस शब्द से बना है, और उस जर्मन शब्द का नाम है पोटेंस। इस शब्द का अर्थ होता है पावर, शक्ति कह सकते हो इसको आप। जैसे इसको, जैसे मान लो एक संख्या में लिखता हूं, इसको आप क्या पढ़ेंगे? 10 की घात 5, 10 की घात 5, ये इसकी 5 है, वो पावर है। इंग्लिश में अगर इसको पढ़ेंगे तो हम 10 टू पावर 5 पढ़ेंगे। 10 टू पावर, ये पावर बोलते हैं इस घात को, यही इसकी शक्ति है। क्योंकि ये 5 नहीं है वास्तव में, 105 नहीं बनेगा, ये 1 लाख बनेगा। तो इस 10 के पास कितनी पावर है वो ये घात बता देती है। इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था एक वैज्ञानिक थे, सोरेनसन। अब देखो, पोटेंशियल होगी वो किसकी होगी? हाइड्रोजन की। अर्थात यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो पावर होगी वो हाइड्रोजन आयन की होगी। तो सरल भाषा में ऐसे कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी, उसका माप ही कहलाता है पीएच। तो सरल अगर परिभाषा बोले तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का माप है वही पीएच है। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है पीएच, यानी हाइड्रोजन आयन को ज्ञात कैसे करेंगे? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, ये H प्लस है और कोष्टक में बंद कर देते हैं, इसका मतलब होता है सांद्रता। सांद्रता की इकाई होती है मोल पर लीटर। इसमें मापेंगे इसको कि एक मोल में, सॉरी, 1 लीटर में हाइड्रोजन आयन कितने मोल हैं। 1 लीटर विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयनों की मोलों की संख्या कितनी है, तो ये मोल पर लीटर हो जाता है। ये हो गया कोष्टक में बंद करने का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और इसका ले लेते हैं लॉग, क्योंकि बड़ी वैल्यू आएगी और बड़ी वैल्यू जब आएगी तो उसको घात में लिखना सुविधाजनक रहता है। और ये लोग भी लेते हैं निगेटिव में चलता है। निगेटिव में चलने का मतलब इसका मान जब बढ़ेगा तो इसका मान, पीएच का मान घटेगा, इस प्रकार से। और अगर यहाँ पे मैं माइनस ले लूं, अब इसका मान बढ़ेगा, माइनस में हो गया है तो इसका मान है वो घटेगा, पीएच का मान कम होगा, लेकिन वास्तव में पावर ज्यादा होगी। अब देखो, यहां से ये जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले से एक परिभाषा हम निकाल सकते हैं कि पीएच क्या है। पीएच है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉग। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को ही कहा जाता है पीएच। देखो, अगर किसी जलीय विलयन में हमने मान लो अम्ल घोला है तो वो H प्लस आयन देता है। वास्तव में ये H आयन इस रूप में नहीं रहता है, ये पानी के साथ में क्रिया कर लेता है और H3O प्लस बना देता है। इस आयन को कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन, यानी हाइड्रोजन आयन में न रहकर ये हाइड्रोनियम आयन में रहता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी विलयन में जितने हाइड्रोजन आयन होने चाहिए उतने हाइड्रोनियम आयन होते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको कि पीएच बराबर माइनस लॉग, और यहां पे लिख देंगे हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता।
तो कहा जा सकता है कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता का ऋणात्मक log ही पीएच कहलाता है। अब देखो इसकी रेंज क्या होती है और कितनी हो सकती है किसी विलेन की पीएच। इसको मापने के लिए एक मीटर, पीएच मीटर बोलते हैं इसको, पीएच स्केल बोलते हैं, पीएच स्केल। जैसे दूरी मापने के लिए एक स्केल आता है आपके पास में, आपने काम में भी लिया होगा, और वो स्केल आता है 15 सेंटीमीटर लंबा। अब मेरे पास में एक स्केल था, वो 1 सेंटीमीटर इधर से इतना था, वो तोड़ के मैंने फेंक दिया, तो ये लास्ट कितना हो जाएगा, ये 14 बचेगा, और यहाँ पे होगा कितना 0, और बीच में कितना होगा, यहाँ पे होगा 7। इस प्रकार यानी 15 सेंटीमीटर का एक स्केल था, उसका 1 सेंटीमीटर मैंने तोड़ दिया। वास्तव में ऐसा नहीं है, ये पीएच स्केल है, ये दूरी मापने वाला नहीं है। यहां पर इसकी 7 आ गई, और आप देख रहे हैं कि 0 और 14, तो बीच का पॉइंट है 7। ये ऐसा बिंदु है जहां पर जलीय विलयन में, आप जानते हैं कि जल है वो H+ और OH- में टूटेगा। अगर किसी विलयन में इनकी सांद्रता बराबर है तो हम कह सकते हैं कि उसकी पीएच 7 होती है। बराबर होने का मतलब उस 10⁻⁻7 आती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, ये सांद्रता इतनी होगी इस समय, और इस समय इतनी सांद्रता है, तो हम कह देंगे कि उस स्थिति में उस विलेन की पीएच 7 होगी। यानी किस विलेन की पीएच 7 कब होगी, जब उसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या या सांद्रता इतनी होगी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसमें इन दोनों विलेनों की सांद्रता, दोनों आयनों की सांद्रता बराबर हो। इन दोनों की सांद्रता बराबर होने का तात्पर्य हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि OH आयन की सांद्रता वो 7 होगी, 10⁻⁻7 होगी। देखो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो ये स्थिति अपने आप ही आ जाएगी, ये 7 है। अब इधर की ओर बढ़ेंगे, तो जैसे यहां पे आएगा 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अगर इधर चलेंगे तो यहां पे आएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रकार से ये पीएच है। यहां किसी भी पदार्थ की पीएच है वो 0 से लेके 14 के मध्य होगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिकतम है वो कितनी हो सकती है, यहां तक 0 तक आ सकती है, और यहां मैं बोलूं 0.1 तक आ सकती है, और लास्ट इन OH आयनों की सांद्रता ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 14 हो सकती है। तो 0 से लेके 14 के मध्य ही पीएच होती है। अब देखो इधर आएंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा बढ़ेगी, और अभी हमने देखा था कि अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसका मतलब इधर और आएंगे हम इस ओर, इसका मतलब इधर अम्लीयता बढ़ेगी, और इधर इसके विपरीत जाएंगे, 7 से अधिक जाएंगे तो ये क्षारीयता होगी। ध्यान देना, इनमें अगर मैं बात करूं कि जैसे 7 और 6, इनमें अधिक पीएच किसकी है, पीएच अधिक 7 है, लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसमें ज्यादा, 6। ज्यादा खट्टा 6 होगा, 6 से ज्यादा खट्टा 5 होगा, 5 से ज्यादा 4 होगा। अगर मैं बात करूं 4 और 7 में ज्यादा खट्टा कौन सा होगा, तो 4 वाला होगा। इधर आएंगे खट्टापन बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगी, और इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि अगर किसी विलेन की पीएच 6 है तो वो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, तो वो अम्लीय होगा। 7 से ज्यादा होते ही क्षारीय है, 7 से कम होते ही वो अम्लीय हो जाता है। तो 7 पे क्या है, 7 पे होता है उदासीन। तो कोई विलेन 3 तरह से व्यवहार कर सकता है, या वो अम्लीयता दर्शा सकता है, क्षारीयता दर्शा सकता है, और उदासीनता दर्शा सकता है। तो ये थी पीएच। अब हम देखते हैं इसका दैनिक जीवन में महत्व। अपने दैनिक जीवन में पीएच बहुत जगह काम में आती है और इसका महत्व है। सबसे पहला अपन देखते हैं आमाशय में एसिडिटी। आमाशय यानी पेट अपना, जहां खाना खाते हैं वो वहां जाके रुकता है। उस समय हमारे आमाशय में एक अम्ल निकलता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। अब जैसे मान लो ये अपना आमाशय है, और इस आमाशय की ये जो दीवार होती है, यहां पर एक सेल्स होती है ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक कोशिका। इस कोशिका के द्वारा HCl का स्रावण किया जाता है। HCl इन कोशिकाओं की, यानी यहाँ पे ये पाई जाती है इसकी दीवार में बीच बीच में, तो ये HCl स्रावित करती है। ये क्या करता है, यहाँ पे जब अम्ल स्रावित होगा तो यहाँ की पीएच को कम कर देगा और लगभग 1.5 कर देगा। ये पीएच बहुत कम है, ये जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती, अर्थात हमने भोजन किया उसमें कोई जीवाणु है, वो जीवाणु इस कम पीएच के कारण
मर जाता है, तो ये हमें उससे लाभ होता है। दूसरा, इस भोजन को पचाने में भी योगदान हो जाता है, आसानी से गल जाएगा। अम्लों के अंदर एक गुण पाया जाता है संक्षारण। सरल भाषा में बात करूं तो किसी भी चीज के ऊपर गिरते हैं तो उससे ये क्रिया करते हैं, उसको गला देते हैं। अगर लोहे के ऊपर भी अपन अम्ल की बूंद डालेंगे तो लोहे को भी गलाने का प्रयास कर देते हैं ये। तो यहाँ पे जो भोजन आएगा उस भोजन को ये गला देते हैं। आप बोलोगे ये अपने इस खुद आमाशय को भी तो गला सकता है। आमाशय को नहीं गला सकता क्योंकि यहाँ पर इसकी आंतरिक दीवार पर पाया जाता है श्लेष्मा, वो इसको बचा लेता है, खुद की दीवार को नहीं गला सकता ये। अब देखो गड़बड़ एसिडिटी का है मैंने, वैसे ये एसिडिटी ऐसे नहीं होता है, एसिडिटी इस प्रकार से होता है एसिडिटी, और हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं अम्लता। अम्लता, अम्लता का मतलब है यहाँ अम्लता हो जाए, ज्यादा हो जाए। अगर यहाँ HCl बिना टाइम ही निकल जाए खाना का, तो उस समय निकलता है तो खाना इसको सेट कर लेगा, और पेट में मान लो खाना है नहीं फिर अम्ल निकल जाए तो हमें खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती है, सारा खट्टा खट्टा हो जाता है इधर। और इस चीज से बचने के लिए देखो हमने अभी पढ़ा था कि अम्ल और क्षार एक दूसरे से क्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो यहाँ पे अम्ल निकल गया है, इस HCl अम्ल को उदासीन करने के लिए हमें क्षार करना होगा। और क्षारों में भी संक्षारण का गुण होता है, इसलिए हम प्रबल क्षार नहीं खा सकते वरना ये मुंह को जला सकता है, इसलिए यहाँ हम दुर्बल क्षार रहेंगे। दुर्बल क्षार में जैसे आप इनो वगैरह लेते होंगे, देखा होगा आपने, सुना होगा कि कुछ सेकंड के अंदर ही 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर इनो काम करना स्टार्ट कर देता है। वास्तव में इनो में क्या होता है, एक क्षार होता है और वो दुर्बल क्षार होता है ताकि मुंह को नुकसान नहीं हो और इस अम्ल की अम्लीयता को दूर किया जा सके। इसके अलावा भी हम कुछ और काम में ले सकते हैं। एक काम में ले जा सकता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम कह सकते हैं कि MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम का दूध, ये भी काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा हम एक दुर्बल एक क्षार है NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या इसको कहें अपनी भाषा में मीठा सोडा, ये मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं इसको। बेकिंग पाउडर आता है, ये व्हाइट नमक जैसा पाउडर आता है, वो भी हम खा सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, क्षार जाएगा अंदर, अम्ल से क्रिया करके इसको उदासीन कर देगा और हम इससे इस प्रकार से बच सकते हैं। तो ये था एसिडिटी। अब हम आगे चलते हैं। देखो अम्लों में दंत संक्षारण का गुण पाया जाता है, ये इंपोर्टेंट बात है, ये गला सकते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं दंत से, यानी डेंटल कैरिज। दांत गिरेंगे। देखो होता क्या है, अपने मुख गुहा में हम भोजन करते हैं तो इस प्रकार से दांत लगे हुए रहते हैं, और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद में कुछ कण भोजन के यहाँ दांतों के बीच में जो जगह है उस जगह में फंस जाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया है वो भी अम्लीयता है वो पैदा करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, यहाँ भोजन फंसा है, इस भोजन को खाने के लिए आता है बैक्टीरिया, जीवाणु आता है, और जीवाणु जब इस भोजन को खाएगा तो खाने के बाद में बनाएगा वो अम्ल, खाएगा और बनाएगा अम्ल। वो अम्ल में संक्षारण का गुण होता है तो वो यहाँ अम्ल पैदा हो जाएगा, और अपनी आदत खराब होती है, रोज अपन यहाँ इस भोजन फंसे हुए भोजन को हटाते नहीं है, तो यहाँ पे फिर जीवाणु आएंगे, खाएंगे और अम्ल बनाएंगे। तो अम्ल बनाने से क्या होगा, ये दांत को गड़ा देगा, और गड़ा देगा तो यहाँ पे एक छोटा सा बिल बन जाएगा, चूहा रहने लग जाएगा यहाँ पे आके, चूहे का बिल हो गया ये। अब चूहे का बिल हो गया तो अब यहाँ पे और ज्यादा भोजन फंसेगा, और ज्यादा फंसेगा, आदत तो अपनी वैसे ही खराब है, तो और ज्यादा जीवाणु आएंगे, और ज्यादा अम्ल बनेगा, और ये दांत और बड़ी गुफा बन जाएगा। अब यहाँ पे शेर रहने लग जाएगा, शेर की गुफा बन जाएगी, और पास वाले दांत, क्योंकि शेर को ज्यादा जगह चाहिए, और अब भोजन और भी फंसेगा, आदत तो वो की वही है, और ज्यादा अम्ल निस्रावित होगा, और अब ये हाथी की गुफा बन जाएगी, इधर हाथी भी आके रह सकता है इतनी। अब भोजन और भी ज्यादा फंसेगा, और ज्यादा फंसेगा तो और ज्यादा अम्ल पैदा होगा, और कुछ समय बाद में अब यहाँ पे चांद पोल सूरज पोल बन जाएंगे यहाँ पे, यानी ये जो दोनों दांत थे वो दांत है वो गिर जाएंगे, यानी यहाँ पे आम रास्ता हो जाएगा। देखो कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे ये जो अम्ल स्रावित हो रहा है इन दांतों को नुकसान पहुंचा देता है। तो अब आप समझ गए होंगे इसका निवारण क्या है। इसका निवारण यही है कि दांतों के अंदर जो भोजन फंसा है उस भोजन को हमें भोजन करने के बाद में निकालना होगा, कुल्ला करना होगा, या हमें ब्रश करनी चाहिए,
तो हम ब्रश इसीलिए करते हैं कि दांतों के बीच में फंसे हुए कणों को हम बाहर निकाल दें और जीवाणु आकर अम्ल पैदा नहीं कर सके, अपने दांत सुरक्षित रहें। उसके बाद में देखते हैं हम तीसरा, सुरक्षा करना। और कौन करेंगे? कीट। कीट अपनी इसके अम्लों से सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना हो मधुमक्खी, चींटी, ये डंक मारती है, और ततैया, टांटिया बोलते हैं अपनी भाषा में, टांटिया, और ये जब खा जाता है तो करंट लगता है, एक तरह से तंतनाहट हो जाती है, तंतनाहट। ये भी फार्मिक अम्ल ही छोड़ता है। ये तीनों के तीनों जो हैं ये छोड़ते हैं अम्ल, और अम्ल का नाम है फार्मिक अम्ल। जब भी अपने को इनका झटका लगता है, ये डंक मारते हैं, तो अपने शरीर में इस अम्लों को प्रविष्ट करवा देते हैं। इससे क्या हुआ? हमारे दर्द जलन होती है, हमें एलर्जी भी इससे हो सकती है। इससे ये होगा कि हम कभी भी मधुमक्खी के छत्ते की ओर जाने का प्रयास ही नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ये छत्ता है तो इस छत्ते में यहाँ पे कोष्ठक होते हैं और उस कोष्ठकों में भरा रहता है शहद। अब अगर ये ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं करेगी तो हम जाएंगे शहद को तोड़ लाएंगे। अगर मधुमक्खी काटना, डंक देना बंद कर दे तो उसको तो असुरक्षित हो जाएगी, तो कोई भी जाएगा शहद को तोड़ के खा जाएगा, निकाल लेगा। तो ये अपनी सुरक्षा इस प्रकार से करती है। चींटी है, ततैया है, वो भी इस प्रकार से अपनी रक्षा करते हैं। अब देखो इसका निवारण क्या होगा। यहाँ हमें ये फिर समझना होगा कि ये अम्ल स्रावित हो रहा है, और अम्ल स्रावित हो रहा है तो इसका निवारण है वो क्षार के पास में है। आप यहाँ पे मीठा सोडा लगा सकते हैं। अभी अपन देखा था कि ये एक प्रकार का क्षार है, तो अम्ल काटा, जैसे ही काटा यहाँ पे तो मीठा सोडा लगा लो थोड़ी देर के लिए, तो जैसे ही मीठा सोडा लगाएंगे तो इससे क्या होगा, ये वाला अम्ल है वो उदासीन हो जाएगा और अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। एक बात और होती है, अपने यहाँ सूजन की आवाज आती है। जैसे ही यहाँ पे मधुमक्खी ने काटा है, कुछ समय बाद भी सूजन आ जाएगी। जैसे आप ये सोचो, ये अपना हाथ है, यहाँ पे मधुमक्खी ने फार्मिक अम्ल छोड़ा, तो अब यहाँ पे सूजन आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हम जानते हैं कि ये मान लो अम्ल है, इधर अब किसी पात्र में अम्ल लिया है और इस अम्ल को कमजोर करना है, तो इसमें पानी मिला दो, तो पानी मिलाने से ये कमजोर हो जाएगा। तो अपना शरीर क्या करता है, यहाँ पे पानी भेजेगा, जहां पे अम्ल है उसको पतला करने के लिए पानी भेजेगा। तो जहां पर काटा है वहां पे पानी ज्यादा हो जाएगा। पानी ज्यादा होने से क्या होगी, कोशिकाएं फूल जाएगी, और फूलने से क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। तो सूजन एक प्रकार का हमारे लिए सुरक्षात्मक उपाय है, ताकि इस अम्ल को पतला किया जाए, तनु कर दिया जाए, ताकि इसका प्रभाव है वो कम हो, नुकसान कम से कम हो सके। तो ये था कीटों की सुरक्षा। कुछ कीट है वो इसके द्वारा सुरक्षा भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अम्लीय वर्षा। एसिड रेन। देखो वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें हैं, और आजकल प्रदूषण बढ़ गया है, इसलिए SO2, NO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में बढ़ गई है। इन गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ गई है। जब बरसात का मौसम होता है तो बादलों के अंदर पानी होता है, और वायुमंडल में जो पानी है, बादलों में जो पानी है, वो पानी इन गैसों से क्रिया करता है, और क्रिया करके बना देता है अम्ल। ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें वायुमंडल के पानी से, जलवाष्प से क्रिया करती है और अम्ल बना देती है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के अम्ल बनते हैं। इन अम्ल में सबसे खतरनाक, 1 नंबर पे ये इनका क्रम है, सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो ये है। अब देखो बादलों में ये गैस और ये पानी मिलकर ये बना दिया अम्ल। अब ये अम्ल धरती पे गिरेगा, पृथ्वी पे गिरेगा, तो पानी के अंदर अम्ल आ रहा है, बरसात के साथ में अम्ल आ रहा है, इसीलिए हम इसको कह देते हैं एसिड रेन। ये अम्लीय वर्षा है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था, एक वैज्ञानिक थे स्मिथ, उसने इनके बारे में बताया था कि ऐसी एसिड रेन होती है। इसका कारण है वायुमंडल में ये गैसें। अगर इन गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ेगी तो अम्ल भी बढ़ेगा, और अम्ल बढ़ने से अम्लीय वर्षा भी बढ़ेगी, और ये हमारे लिए नुकसानदायक है। आपने देखा होगा जीवाणुओं को मारने के लिए या कुछ जीव अपनी सुरक्षा के लिए अम्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अम्ल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, पेड़ पौधों के लिए भी अच्छा नहीं है। अम्लों में संक्षारण का गुण होता है, इसलिए भवनों, मकानों, पुलों, इनके लिए भी अच्छा नहीं है। जब लोहे के ऊपर भी अम्ल गिरता है तो उसको भी क्षति पहुंचा देता है। तो जैसे ही मान लो अम्लीय वर्षा हो रही है, जैसे अभी गए अपने भारत में एक बहुत बड़ा स्मारक है ताजमहल। उस ताजमहल का जो पत्थर बना हुआ है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, और ये बहुत चमकीला, एकदम सफेद व्हाइट मार्बल है ये। अगर इसकी क्रिया इस अम्ल से करवा दी जाए,
आप ध्यान दो, ये अम्ल कहां से आएगा? पानी के साथ में आएगा, बरसात के साथ में। ये पानी जब इस मार्बल के ऊपर गिरेगा, पत्थर के ऊपर गिरेगा, तो यहाँ पे ये कैल्शियम और ये सल्फेट दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे और बना देंगे कैल्शियम सल्फेट। अब देखो मार्बल था वो दूसरी चीज में, जिप्सम में बदल चुका है और इसका रंग इतना अच्छा नहीं होगा, इसकी क्वालिटी घट जाएगी, ये घुलकर बाहर नीचे आ जाएगा। तो धीरे धीरे अगर ऐसा होता रहा तो ताजमहल तो खत्म हो जाएगा, और ताजमहल ही नहीं हमारे भवनों को सबको नुकसान होता है। तो ये अम्लीय वर्षा अच्छी बात नहीं है, और इनको रोकने के लिए हमें वायुमंडल में इन 3 गैसों को रोकना होगा। ये 3 गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बनाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल बनाती है। वैसे ये इसकी मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि इसकी परसेंटेज है, या ये एक प्रकार का दुर्बल भी है, थोड़ा प्रबल नहीं है, जबकि ये दोनों तो प्रबल हैं, और प्रबल है तो अपना प्रभाव अधिक दिखाते हैं। अब देखो अम्लीय वर्षा का ही एक साइड इफेक्ट होगा, सॉरी ये 4 नंबर होगा। अम्लीय वर्षा का एक साइड इफेक्ट क्या होगा? खेत में पीएच देखते हैं, पीएच का मतलब 7 से कम हो जाएगी। जैसे अपने खेत है, ये मान लो ये अपने कोई भी फसल उगो रखी है, यहाँ पे कोई भी फसल यहाँ पे लगा रखी है, जब अम्लीय वर्षा होगी तो वो अम्ल यहाँ पेड़ पौधों के ऊपर भी गिरेगा और यहाँ की मिट्टी के अंदर भी अम्ल आ जाएगा। अब अम्ल है वो वृद्धि को रोकेगा, पेड़ पौधे उगेंगे नहीं, इसलिए हमारा खेत तो खराब हो जाएगा। इस खराब खेत से बचने के लिए हमें इसमें क्या मिलाना पड़ेगा? हमें इसमें क्षार मिलाना पड़ेगा, और जनरली क्या किया जाता है? चूना मिला दिया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन ऐसे कंपटीशन में आ सकता है कि खेत की अम्लीयता को दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? चूना। तो चूना मिलाने से क्या होगा? वो इसकी अम्लीयता को समाप्त कर देता है। वैसे ये ज्यादा अम्लीय मिट्टी हो जाए तो खेती करना आसान नहीं है, तो खेत में भी देखो पीएच का महत्व होता है। अब हमें ये ध्यान है, आपको ध्यान ही नहीं है कि अम्लीय वर्षा हो रही है और आपके खेत में खेती अच्छी हो ही नहीं रही है, कमजोर हो रही है, हमें ध्यान ही नहीं, तो हम उससे बचेंगे कैसे? अगर आपको ये ध्यान है, आपने ये पढ़ लिया, तो अब आपके खेत में अगर ऐसी समस्या हो रही है तो आप थोड़ा चूना डाल दो, आपका खेत अच्छी पैदावार देने लग जाएगा। तो ये था पीएच और उसका दैनिक जीवन में महत्व। पूरा वीडियो देखा आपने, धन्यवाद साथियों।